बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राउंड जीरो के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। 8 से लेकर 9 बजे तक हमारा साथ होगा। खैबर न्यूज़ पे आप लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करते हैं जो एपी सेंटर होता है सारी खबरों का और जो एक क्रस्क होता है सारी खबरों का, हम उर्दू ज़ुबान में प्रोग्राम खैबर न्यूज़ के ऊपर इसलिए करते हैं ताकि एक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन भी हो सके पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन की और इसके साथ साथ केपी के रीजन की भी, एंड साथ साथ कुछ नेशनल इश्यूज़ को भी एड्रेस करते हैं और साथ साथ ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल इश्यूज़ भी आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स के अंदर। आज का प्रोग्राम थोड़ा बहुत सियासत से हटके होगा। पिछला प्रोग्राम हमने ज़रा सियासी रखा था, कोशिश की थी कि इक्वल पार्टी रिप्रेजेंटेशन हो। कोशिश में कहीं ना कहीं एक सहाफ़ी नाकाम हो ही जाता है, कहीं ना कहीं तो टिल्ट हो ही जाता है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश है कि हम न्यूट्रल रहें। और आज का प्रोग्राम जो है जी, आज सिंस एक आलमी दिन मनाया जा रहा है खबरों के हवाले से, वर्ल्ड न्यूज़ डे है आज, एंड उस हवाले से अगर आप न्यूज़ की बात करें और अगर माजी में आप जाएँ और ओरिजिन की अगर आप बात करें तो प्रिंट मीडिया से सफ़र का आगाज़ होता है, गोज़ इनटू ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसमें रेडियो आ जाता है, फिर टेलीविज़न आ जाता है, और बहुत रीसेंट पास में अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म का भी रुझान आप लोगों को नज़र आया होगा। अब ये सारे जो एवेन्यूज़ हैं इंटरकनेक्टेड रहे हैं। अब प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, डिजिटल मीडिया एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट भी हैं एंड एक दूसरे की एक पॉपुलैरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ी बहुत ओरिजिन की बात करेंगे, माजी की बात करेंगे, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, क्या उसकी ज़रूरत थी तब की पॉपुलेशन के हिसाब से, तब की सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से किस तरह का मीडियम सामने रखा गया था और उसका कंज्यूमर कौन था। स्टार्ट करते हैं जी एक ऐसे पैकेज से जिसमें हम आपको लेके चलते हैं प्रिंट मीडिया के आगाज़ की तरफ। हमने एक स्पेशल पैकेज आपके लिए बनाया जिसमें हम थोड़ा बहुत आपको अप टू डेट करेंगे कि प्रिंट मीडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ और प्रिंट मीडिया के स्टार्ट के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एवोल्यूशन किस तरह आई और ब्रॉडकास्ट मीडिया की तरफ कैसे गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रिंट मीडिया का आगाज़। ज़माना कदीम से ही खबरों की तरसील के लिए लोग मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते आए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से पहले छापा खानों से छपी हुई अशात यानी प्रिंट पब्लिकेशन इस कमी को पूरा करते आए हैं। साल 2020 में एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी में से लगभग 3 करोड़ 70 लाख अफराद जदीद टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया से बाखबर रहते हैं, जबकि बाकी आज भी अखबारात यानी प्रिंट मीडिया के जरिए ये मालूमात हासिल करते हैं। 2019 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में 707 अखबारात शाया होते हैं, जबकि सबसे ज्यादा पब्लिकेशंस के इदारे लाहौर में वाक़या है। इसकी तारीखी अहमियत यह है कि ये शहर आज़ादी से पहले भी अखबारात की तरसील का गढ़ समझा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में बेशबहा तरक्की हुई, ताहम अखबारात आज भी तकरीबन हर घर में खबरें जानने का मुस्तनद जरिया समझे जाते हैं। अखबारात की तैयारी पहले वक्तों में खासा मुश्किल मरहला हुआ करती थी। जिद्दत से आशना हो चुका है। अब लोग ईमेल की मदद से खबरें मौसूल करते हैं, फिर प्रिंटर की मदद से इन्हें कागजी मशीन पर मुंसलिक किया जाता है और उसके बाद प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाता है। इस जिद्दत के बावजूद अखबार की इशाअत में 8 से 10 घंटे का वक्त दरकार होता है। वक्त चाहे कितना ही क्यों ना बदले, जिद्दत चाहे कैसी भी क्यों ना आ जाए, अखबारात की महक और इनसे लगाओ हमारे कल्चर का हमेशा से हिस्सा रही है। जी ख़वातीन हज़रात, आप लोगों ने देखा कि अखबारों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ एंड ये क्यों नीड ऑफ द आवर था, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका कंज्यूमर कौन था, शुरू में कितना अफोर्डेबल था, कितना एक्सेसिबल था और कितना मैस सेंट्रिक था, मैसेस के पास कितनी रसाई थी इस मीडियम के हवाले से। न्यूज़ इंफॉर्मेशन की जो एक कदर थी, जो वैल्यू थी और जो पावर थी वो 600 साल पहले भी उतनी ज़्यादा थी। एंड लगभग इतने साल गुजर गए, इतनी सेंचुरीज गुजर गई हैं एंड वक्त के साथ साथ आज डिजिटल मीडिया के दौर में हम बैठे हुए हैं, लेकिन द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, द पावर ऑफ डेटा, आज भी उसको बहुत ज़्यादा एक अहमियत दी जाती है। अब आपको नाज़रीन लेके चलते हैं न्यूज़ मेकिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। स्पेसिफिकली मैं ब्रॉडकास्ट मीडिया में टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो ब्रॉडकास्ट मीडिया में डिजिटल भी आ जाता है, डिजिटल मीडिया के और फॉर्म्स भी आ जाते हैं। एनी मीडियम विच इज़ मेड थ्रू डिजिटल मीन्स एंड गोज थ्रू डिफरेंट ब्रॉडकास्ट मीडियम्स वो आ जाते हैं। लेकिन टेलीविज़न मीडिया में न्यूज़ मेकिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है,
डेस्क इन्वॉल्व होता है, कंपोजर इन्वॉल्व होता है, एडिटोरियल इन्वॉल्व होता है, फिर न्यूज़ रूम तक जाता है, फिर किस तरह वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए और आप तक कैसे पहुंचता है। इस पर हमने खुसूसन एक पैकेज बनाया है। चलिए चलते हैं, आपको ये वाला पैकेज दिखाते हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड न्यूज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मनाने का मकसद खबर की तरसील को बामकसद और शफाफ बनाना है। ज़माने कदीम में ये कमी अखबारात पूरी करते थे, जबकि अब जदीद टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। सहाफत एक कदीम पेशा है। लोग अपने गिरदोनवा के हालात से हर लम्हा बाखबर रहना चाहते हैं। टीवी चैनल्स न सिर्फ अब आपको अपने इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रखता है, बल्कि दुनिया भर के हालात से भी बाखबर रखता है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आज भी मखसूस तरीक़ाकार के जरिए खबरें इकट्ठी की जाती हैं और इन्हें नशर किया जाता है। इलाके में मौजूद मकामी रिपोर्टर्स अपनी अनथक मेहनत के बाद हर लम्हा खबरों की तरसील का काम जारी रखते हैं। वो अपनी खबरें न्यूज डेस्क को भिजवाते हैं, जिसके बाद न्यूज डेस्क इंचार्ज अपने मातहत न्यूज कंपोजर को इन खबरों का मतन और तफसील तहरीर करने को कहता है। फिर इन तहरीरों को वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी आवाज से सजाते हैं। इसके बाद का मरहला एडिटिंग का है। एडिटर्स फिल्म बंद की हुई फुटेज पर खबर की तफसील सॉफ्टवेयर के जरिए मुंसलिक करते हैं। इसी जोड़ तोड़ के मरहले के बाद न्यूज मुकम्मल कर ली जाती है और फिर इसे खबरनामे का हिस्सा बनाया जाता है। मुल्क भर में मुतअद्दिद इदारे खबरों की फराहमी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम खैबर न्यूज और K2 के सर ये सेहरा भी जाता है कि हम न सिर्फ लोगों को मुस्तनिद खबरें फराहम करते हैं, बल्कि ये खबरें इन्हें इनकी मकामी जबानों में फराहम करके लोगों के दिलों में भी बसते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों ने देखा ब्रॉडकास्ट मीडिया का आगाज़ कहाँ से हुआ। एंड अगर हम मीडिया की बात करें, इंफॉर्मेशन मीडिया की बात करें, इन सारे मीडियम्स को लेकर चलें तो अभी ब्रॉडकास्ट मीडिया को भी कंप्लीट सेंचुरी नहीं हुई है। अभी भी हम इसको एक यंग मीडियम कह सकते हैं। इसमें एवोल्यूशंस बहुत आई हैं, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, और इसकी कंजम्पशन भी वक्त के साथ साथ काफ़ी कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई हुई है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद होंगे उनका मुख्तलिफ मीडिया से ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ है, एंड मुख्तलिफ मीडिया के अंदर उनका एक उनको अबूर हासिल है एंड तजर्बा भी है अच्छा खासा। उनसे उनका ओपिनियन लेंगे। सिंस आज वर्ल्ड न्यूज़ डे है एंड न्यूज़ का जो असल मकसद है और न्यूज़ का जो असल एक इम्पैक्ट होना चाहिए है, उसके हवाले से थोड़ी हम रोशनी डालेंगे। फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म के हवाले से भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तर्जमाकार हैं एंड डेली डॉन एडिटोरियल में लिखते भी हैं, एंड हमारे साथ मौजूद है मुबारक ज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर खैबर न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। मुबारक ज़ेब साहब के साथ बैठे हुए हैं ईसा नकवी साहब, जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ ख़ास बात यह है कि वो प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ भी मुंसलिक रहे हैं माजी में। इनका भी काफ़ी एक तजर्बा है वाज़े। इस हवाले से उनसे भी उनका ओपिनियन लेंगे। ईसा नकवी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस्लामाबाद में आज मौजूद हैं ये दो हमारे ख़ास मेहमान। उसके अलावा प्रोग्राम के बीच में हम इन्वॉल्व करेंगे पेशावर सेंटर से दो और सहाफ़ियों को जिनका मुख्तलिफ मीडियम से ताल्लुक़ है और उसमें काम करते आए हैं। वो प्रोग्राम में आगे चल के उनको भी हम मदऊ करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुबारक भाई, सबसे पहले आपकी तरफ में आना चाहूँगा। सर, प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, एक ज़माना था, बल्कि अभी भी कुछ सेक्टर्स में कहा जाता है कि प्रिंट मीडिया रिडंडेंट हो गया, पुराना हो गया है, इट्स ट्रेडिशनल मीडिया, ये बहुत वक्त के साथ साथ ख़त्म हुआ जा रहा है। लेकिन सर, म्यूज़ियम भी बन गए हैं, हिस्टोरिकल एक एफिलिएशन भी बन गई है, ट्रेडिशनल मीडिया का नाम भी साथ लगा दिया, लेकिन आज भी प्रिंट मीडिया कितना रेलेवेंट है हमारी आवाम के अंदर? थैंक यू केविन, आपने बड़ा अच्छा रेलेवेंट टॉपिक आज चूज़ किया है बात करने के लिए। मेरे ख़्याल में हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जिस तरह आप ने इसका ऑलरेडी तस्करा किया कि इंडस्ट्री में इनोवेशन हो रही है और रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और फिर आपके जो मुल्क में और दुनिया में जो प्रोडक्शंस लाइंस चेंज हो रही है, तो उसके साथ साथ आपका ब्रॉडकास्ट और आपका जो कम्युनिकेशंस के चैनल्स है वो भी चेंज हो रहे हैं। एक चीज़ हम सबको क्लियर होना चाहिए कि कंटेंट जो है वो न्यूज़ जो है बज़ात खुद वो ख़त्म नहीं हुई और न कभी ख़त्म होगी। ये जो चेंजेस आ रही हैं ये मीडियम्स की आ रही हैं, यानी मीडियम्स के चेंजेस से जो है वो जर्नलिज़म या इंफॉर्मेशन जो है वो ख़त्म कभी भी नहीं होगी। तो अब जो हम देख रहे हैं कि पिछले
30-40 सालों में जो हमने नॉर्थ अमेरिका में देखा किस तरह ये डिजिटल मीडिया है और इसने प्रिंट मीडिया को हिट किया, लेकिन उसमें से बड़े बड़े अखबार जैसे वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है और फिर जो ब्रिटेन के बड़े अखबार है, उन्होंने सरवाइव किया, compete किया और उन्होंने उन डिजिटल मेथड्स को या उन मीडियम्स को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि जो चीज़ प्रिंटेबल फॉर्म में हो, यानी अखबार की शक्ल जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में ना हो तो वो उसको हम अखबार नहीं कहेंगे। अब वो डिजिटल अखबार का जो आ गया है, जो कि ऑलमोस्ट अब तकरीबन ई पेपर्स आ गए, तो हम देखते हैं कि तो अखबार की अहमियत हम हर जगह और रहेगी। अब हमारे यहाँ तो हम जब कहते हैं कि साउथ एशिया और फिर पाकिस्तान में ये चेंजेस जो है ये बहुत स्लो है, बहुत बाद में आए, बाकी दुनिया में तो खासा हो गया, यूरोप में खासा हो गया, लेकिन वहाँ पे इनोवेशंस हो गई। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ हो रही है वो ये है कि हमारे जो मीडिया ओनर्स है उनकी इनोवेशंस की तरफ वो कॉन्सेप्ट या R&D का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उस तरफ चले जाएं और जो नए तरीके हैं एडवर्टाइजिंग जनरेशन के लिए, जो नए तरीके हैं कम्युनिकेशंस के, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं अपने इदारों में इंट्रोड्यूस कराएं, तो वो जो एक गैप एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ज़रा श्रिंकिंग हो रही है वो, लेकिन वो श्रिंकिंग इस वजह से नहीं हो रही है कि न्यूज़पेपर की वाइटलिटी या इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, वो मौजूद है, दुनिया में ने किया है। न्यूयॉर्क टाइम ने मज़ीद वो पेड सब्सक्रिप्शन पे चली गई है। न्यूयॉर्क टाइम अगर आप ऑनलाइन उसके कोई ख़बर भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंटेंट की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें मौजूद है जो दुनिया में एक्सपीरियंस हो चुकी हैं और वो इस फेज़ से निकल चुके हैं जो जिस फेज़ पे हम लोग गुजर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो मिक्स ऑफ थिंग्स है इसको हमारे जो मीडिया ओनर्स है उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि इनको ये जो इनोवेटिव मेथड्स हैं इसके तरफ जाना चाहिए। मिक्स ऑफ थिंग्स के हवाले से ही हम बात करेंगे। ईसा भाई आपकी तरफ मैं आऊँगा। हैंड इन हैंड चलना हर मीडियम का बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड कंज्यूमर भी उस हिसाब से ज़्यादा एक एक्सपेंस में आपको नज़र आते हैं, आपको मार्केट में अपनी एक से भी और अपना इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अगर हम बात करें स्किल सेट्स की, प्रिंट मीडिया व्हेन इट केम इनटू रिकग्निशन एंड पॉपुलैरिटी, तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि लिटरेसी एंड अ पर्टिकुलर स्किल सेट टू राइट एंड गेट दैट इंफॉर्मेशन थ्रू टू द पीपल, जिसको हम सहाफ़ती एक टर्मिनोलॉजी में डिसमिनेशन कहते हैं, उसके ऊपर भी बहुत एक स्ट्रिक्ट चेक होता था, अकाउंटेबिलिटी होती थी। वक्त के साथ साथ ब्रॉडकास्ट मीडिया आया, उसमें भी देवर अ फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ एथिक्स होते थे, कुछ आपका एक दायराकार होता था कि इसके अंदर रह के आपने इस तरीके से करनी है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अब डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ अगर हम आ जाएँ, आर देयर एनी प्रोटोकॉल्स, आर देयर एनी SOPs, या फिर हर कोई उठ के अपने आप को डिजिटल जर्नलिस्ट कह दे और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते? देखिए मेरा ख्याल है कि कमान जो मामलात इनको रिफ़ाइन होने में भी टाइम लगेगा। एक न्यू फिनोमेना है, जिस तरह हमारे यहाँ 2000 के वक्त में जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उस वक्त हमारे यहाँ रैपिड मशरूमिंग हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और हमारे पास ऐसे ट्रेंड लोग मौजूद नहीं थे जो बाकायदा जिनकी स्टडीज़, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का हो। तो लामहला जब टेलीविज़न चैनल्स आए, न्यूज़ चैनल्स आए, उन्होंने कहाँ से लोग भर्ती किए? प्रिंट मीडिया से। अब जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं उनकी तो जो क्वालिफिकेशन थी वो ब्रॉडकास्ट मीडिया की नहीं थी, वो उस पर फिटेड नहीं बैठते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोग हैं जिन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को, जिन्होंने अपने स्किल्स को चिजल किया अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, और फिर जो नए लोग आए मैस मीडिया पढ़ के, जिन्होंने कम्युनिकेशन स्टडीज़ पढ़ी, जिन्होंने कैमरा को पढ़ा, एडिटिंग पढ़ी, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, बड़े अच्छे यंगस्टर्स आए। और अभी भी हमारा इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस ट्रांजिशन के फेज़ में से गुजर रहा है। तो अब ये तसव्वुर करना कि जो हमारा डिजिटल मीडिया, लेकिन ये जो रिफाइनरी है, ये जो प्रोसेस है, ये रिफाइन होकर आप समझिए कि तकरीबन मुझे लगता है कि 4 से 5 साल मजीद लगेंगे। ये जो गंद आपको नज़र आता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको अजीब व गरीब किस्म का कंटेंट हमारे यहाँ मिलता है, अवेलेबल है, और हर किस्म का अवेलेबल है, वो रिफाइन होने में और लोगों के टेस्ट बड्स डेवलप होने के लिए एक ख़ास मीडियम के और एक ख़ास किस्म की क्वालिटी वाला कंटेंट उसको देखने के, और उसके लिए मैंने एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, ये थोड़ा सा ना अडेप्टेबिलिटी का भी इशू है। और ये जो बहस कर रहे हैं हम, ये लेट 80s और अर्ली 90s की अमेरिका की बहस है कि अखबार को टीवी खा जाएगा। अखबार को टीवी ने नहीं खाया, अखबार ने खुद को इम्प्रूव किया। अनफॉर्चुनेटली अभी भी मुबारक भाई जो है वो खुद ज़ाहिर है कि प्रिंट मीडिया के साथ
प्रैक्टिकली अटैच्ड हैं। मैंने बड़ा पहले जो है वो प्रिंट मीडिया 2004, 5, 6, 7 में किया और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त प्रिंट मीडिया है वो आप समझिए कि बल्कि रात तो 12 बजे तो बड़ी बात की बात है, शाम 6 बजे वाले बुलेटिन का जो आप समझें कि प्रिंटेड फॉर्म है, आपने उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में पेश कर दिया। तो जिस वक्त तक ये होता रहेगा उस वक्त तक तो प्रिंट मीडिया को आप समझें कि आप उसे डाइंग स्टेज पर समझेंगे। अगर आपने उसको रिवाइटलाइज करना है तो वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होनी चाहिए कि 4 लोगों ने बैठकर कल रात खैबर टीवी के ऊपर ये गुफ्तगू की थी तो आपने जनाब उसको चला दिया कि ग्राउंड ज़ीरो से में जनाब ये गुफ्तगू ही फलां बंदे ने ये बात की, फलां बंदे ने ये बात की। आपने अगले दिन अगर उसी को पेज नंबर 2 के ऊपर एग्जैक्टली उसी सूरत में छाप देना तो फिर आप क्या नया कर रहे हैं। तो अखबार का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलबत्ता ये जो बात है, जो सबसे बड़ा एसेंस है इसका, वो मुबारक भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन बिजनेस है ना, ये बहुत पुराना है, मीडियम्स तब्दील होते हैं। तरीक़ाकार कि आज मैं एक अपने मोबाइल फ़ोन पे गैजेट के ऊपर पसंद करता हूँ, मेरा तरीक़ाकार है, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोल लूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी की ऐप पे जाकर अपनी मर्ज़ी की जो चॉइस का कंटेंट है उसको देख लूँगा, या फिर मैं अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से किसी एक को चूज़ करूँगा। ये चॉइसेस हैं। इंफॉर्मेशन बिजनेस दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओपन द वेरी लास्ट टॉपिक इज वेल, कंज्यूमर ट्रेंड्स की आप जैसे बात कर रहे हैं, ये वक्त के साथ बदल रहे हैं। हमें बहुत जल्दी उसी वक्त जैसे ही हुआ है, कितना जल्दी उसके फ़ौरन बाद हमें वो एक्सेस मिलती है इन्फॉर्मेशन की, इसकी भी दौड़ लगी हुई है। ख़वातीन और हज़रात, इस पर भी मज़ीद डिस्कशन करेंगे और मज़ीद मेहमानों को भी मदऊ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। एक छोटे से वक्फे के बाद आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो। मेरा नाम है कैवान हामिद। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो। मेरा नाम है कैवान हामिद। आज वर्ल्ड न्यूज़ डे के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं ट्रेंड्स के हवाले से, मीडिया ट्रेंड्स के हवाले से, मीडियम्स के हवाले से, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड डिजिटल जर्नलिज्म। डिजिटल मीडिया भी इसको कह सकते हैं। मैं जान के इसको डिजिटल जर्नलिज्म इसलिए कह रहा हूँ ताकि स्पेसिफाई हम कर सकें कि हम इंफॉर्मेशन बेस्ड, न्यूज़ बेस्ड डिस्कशन में है, क्योंकि डिजिटल मीडिया के अंदर और भी बहुत ज़्यादा फैसेट्स निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ निकल आते हैं और एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ निकल आते हैं, जिसमें फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म कंज्यूमर भी फ़र्क होता है, उसकी सीरियसनेस भी फ़र्क होती है। फॉर दैट मैटर, इफ़ यू डोंट माइंड मी सेइंग, इंटेलेक्ट भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, जिसमें वो कैजुअल व्यूइंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए या फिर एक्चुअल न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट के लिए मखसूस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया जी प्रोग्राम के अंदर पेशावर से जमशेद बागवान साहब ने, और उनके अलावा उनके साथ मौजूद हैं तारिक आफाक साहब। दोनों को खुशामदीद कहेंगे। दोनों का तजर्बा जी प्रिंट मीडिया में भी और ब्रॉडकास्ट मीडिया में अच्छा खासा है। नेचुरली डिजिटल जर्नलिज्म के अंदर भी कहेंगे, क्योंकि वो भी एज ए मीडियम वो यूज़ करते हैं अपनी न्यूज़ को फर्दर प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, या फिर डिस्कोर्स और कॉन्वर्सेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है डिजिटल मीडिया। दोनों को खुशामदीद कहेंगे। जमशेद साहब, आपकी तरफ में पहले आता हुआ चलूँ। सर, प्रिंट मीडिया के हवाले से थोड़ी बहुत हमने प्रोग्राम के आगाज़ में रोशनी डाली है। मुबारक ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईसा नकवी साहब भी मौजूद हैं। सर, इसके हवाले से तो डाला है। हम ब्रेक से पहले कंज्यूमर ट्रेंड्स के हवाले से थोड़ी बहुत हमने गुफ्तगू की कि हर कंज्यूमर हर मीडियम को फ़र्क मकसद के लिए जिस तरह यूज़ करता है और उसके जो ट्रेंड्स होते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, वो भी फ़र्क होता है। इस हवाले से सर, प्रिंट मीडिया कितना एवोल्यूशन से गुजरा है और कितनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ पेपर, अ न्यूज़पेपर मीडियम? देखिए, डिजिटल भी आ गया है, वो भी आ गया है, लेकिन जो न्यूज़ है, ख़ुसूसन जो अखबार की हम बात करती, साहब आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, कोशिश करते हैं कि दोबारा ज़रा राब्ता इस्टेब्लिश करें। मैं चाहूँगा यही सवाल तारिक आफाक साहब, अगर आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे जरा सवाल दोहरा दें, मुझे उस जिस वक्त आप सवाल सर प्रिंट मीडिया के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग द मीडियम ऑन पेपर, उसके अलावा एवोल्यूशन कितनी हुई है वक्त के साथ साथ प्रिंट मीडिया के अंदर कि उसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, मैसेज तक पहुंचाया जाए और ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जाए? देखिए, यकीनन केवल था वैसे कि क्योंकि हमारा प्रिंट मीडिया जो ना इक्तिदाई मराहिल से गुजरकर वह बलूगत की उस हदों तक पहुंच चुका है। अब इसमें जरा अगर हम देखें तो अभी भी अगर आप देखें तो आपको अगर तफसीली खबर मिलती है तो वो अखबार ही में मिलती है। आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यानी खबर के तमाम पहलू का अहाता मुमकिन नहीं होता।
और इसी तरह जो ना अगर आप डिजिटल पर भी चले जाएं तो वहां पर भी ये सूरत हाल होती है। सोशल मीडिया पर तो खैर बहुत जो ना जो खबर होती है वो हकायक से काफी परे होती है, और उसमें जो हकायक की हदों तक पहुंचती है तो आपको पता चल जाता है कि इसमें जो ना कितना झूठ था और कितना मुबालगा था और कितनी हकीकत थी। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में कि जब बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही है और डिजिटल मीडिया भी आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंट मीडिया की जो अफादियत है और प्रिंट मीडिया की जो अहमियत है वो कम नहीं हुई। अगरचे उसके रीडरशिप में जो ना काफी कमी आ गई है, रीडरशिप जो ना और उनके पब्लिकेशन में भी काफी कमी आ गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो वो तमाम चीजें जो लोग पहले कागज पे देखते थे, आप वही अखबार जो ना आप देखें ई पेपर्स आ गए तो वही आपके नेट पे अवेलेबल है। आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, आप कंप्यूटर भी देख सकते हैं, लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। तो ये होता है कि चूंकि अखबार के अंदर एक खबर जो ना वो जामियत भी होती है उसके अंदर, और उसके अंदर जो ना तफसील भी होती है, और वो मुख्तलिफ खबर के जो मुख्तलिफ पहलू होते हैं उन सब का अहाता किया होता है। अमूमन ये होता है कि डिजिटल मीडिया में हम एक पहलू को उठा लेते हैं और फिर पूरा दिन उसी के साथ खेलते रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जो जिसको हम हॉट न्यूज बना सकते हैं हम उसको बना लें। कोई जो ना किसी सियासतदान का एक जुमला जिसको हम समझते हैं कि अब ये बिकने वाला है तो मार्केट में जो ना इसके देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो हम उसी चीज के साथ खेलते रहते हैं, और उसके नतीजे में फिर ये होता है कि उसके खबर के अंदर और बहुत सारे ऐसे पहलू होती हैं तो होते हैं, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो मुफाहमा के लिए होती हैं और काफी उसकी जो ना वो होती हैं, यानी अहमियत शामिल होती हैं। ठीक, मेरे ख्याल से जमशेद साहब की तरफ मैं लेके जाना चाहूँगा, राब्ता हमारा बहाल हो चुका है। जमशेद साहब, ये ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज़ के हवाले से थोड़ी बहुत मैं बात करूँगा। तारिक अफाक साहब भी उसकी तरफ ही लेके जा रहे थे। जब प्रिंट मीडिया में एक खबर आ जाती है, वही खबर अगर डिजिटल पे चली जाती है तो जो उसको पढ़ रहा होता है, जो कंज्यूमर उसको एक्सेस कर रहा होता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी ज़्यादा मैटर करती है। एडिटोरियल पॉलिसी नामी कोई चीज़ होती है डिजिटल के हवाले से, अगर हम बात करें, अगर उसी खबर को उठा के एक फ़र्क मीडियम के ऊपर और डिजिटल के ऊपर एक्सेस किया जाए। ठीक है, लेट्स ब्रिंग डाउन दिस टॉपिक टुवर्ड्स आवर पैनलिस्ट सिटिंग विद अस। मुबारक साहब, यही मैं सवाल पूछना चाहूँगा। सर, ऑथेंटिसिटी पे बहुत सवाल उठाया जाता है डिजिटल मीडिया पे। अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, जैसे ईसा भाई ने भी बीच में मेंशन किया, काफ़ी ऐसी खबरें आ जाती हैं, काफ़ी ऐसी बातें हो जाती है जो बंदा देख के हैरान होता है कि क्या हो क्या रहा है, एंड वेयर इज़ दिस गोइंग। देयर इज़ नो नैरेटिव, देयर इज़ नो एडिटोरियल पॉलिसी, देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस। जब प्रिंट की बात करें, फॉर दैट मैटर ब्रॉडकास्ट को इसके अंदर ले आए, इदारा है, उसका चेक है, उसका एक डेस्क है, उसका एक एडिटोरियल पॉलिसी है। डिजिटल में इस तरह की एवोल्यूशन जो, जैसे ईसा साहब ने कहा कि वक्त के साथ साथ इट विल टेक टाइम, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है या फिर ज़्यादा पर्सनल हुआ हुआ है, ज़्यादा अपने मोबाइल की हद तक एक चीज़ रहेगी? देखिए, असल में इशू एडिटोरियल पॉलिसी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो कि ईसा ने भी कहा और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म है हमारे ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़म के ऊपर भी एक रहा है, और इस पर काफ़ी लिखा गया है, काफ़ी इस पर बहस भी हो गई है कि ये जो ब्रॉडकास्ट मीडिया को जब इंट्रोड्यूस कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, तो यहाँ पे कोई स्कूल्स ऐसे नहीं थे। वाहिद इदारा जो था वो पीटीवी का जो ट्रेनिंग सेंटर था, उसी में थोड़ा बहुत जो लोग कर रहे थे, और लोगों ने आके माइक के सामने आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं। देखो, हर मीडियम की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। जो रेडियो पे काम करते तो वो वर्बल जो है ना चीज़ें जो है ना डिपेक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव बहुत है जर्नलिज्म। अब रेडियो का बंदा जब टीवी पे आया तो उसने भी वही एक टोन, वही तरीक़ाकार इख्तियार किया टेलीविज़न के ऊपर। टेलीविज़न में तो पिक्टोरल होता है, उसमें वर्ड्स कम होते हैं। अब यहीं हमारे टॉक शोज़ में भी आजकल हम देखते हैं इतने ज़्यादा वर्डी होते हैं हमारे टॉक शोज़, वर्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं, उसमें आपको जो विजुअल्स है वो बहुत कम नज़र आते हैं, वर्ड्स ज़्यादा। ये वही वर्ड्स, वही ट्रेनिंग है जो रेडियो से उठा के लेकर आए, जो प्रिंट से लेकर आए हैं। ये मैं आपको कंटेंट यानी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है हमारे ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के ऊपर। सेकंड जो है वो ये है कि इसके लिए इशू जो सबसे बड़ा इशू बन गया था, देखो यहाँ पे इंटेंशंस गवर्नमेंट्स की भी ठीक नहीं है। जब आप कोई सिस्टम लेकर आते हैं तो उसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद होता है, यानी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में एक सिस्टम मौजूद है, और हमारे जो दोस्त वहाँ पे काम करते हैं वो यही उनके, बल्कि हमारा एक दोस्त है वो लंदन में जो वो ब्रॉडकास्ट में काम करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एंकर्स जो है ये, या पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है इधर मीडियम के, वो कहते हैं ये तो अगर यूके में होंगे तो एक हफ्ते में या तो सड़क पे होंगे
होंगे या जेल के अंदर होंगे। यानी उसका एनालिसिस ये है कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हमारा जो चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है जो कि मौजूद है दुनिया में, अब पिछली गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की थी, इससे 2014 में PMLN के गवर्नमेंट में भी हुई थी, लेकिन वो मेलाफाइड ही थी, यानी उसका इंटेंशन ठीक नहीं था, रेगुलेशन की वजह का स्ट्रेंगुलेशन थी। तो जब आपका माइंड यही हो कि आप स्ट्रेंगुलेट करें, ये नहीं है, यानी कंटेंट को रेगुलेट करना जो है ना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। और फिर जो हमारे सिविल सोसाइटी, हमारे खुद अपने जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी की तरफ से हमने प्रोटेस्ट किया और सारा कुछ किया, वो गलत है, क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पे वाकई एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई ऐसा चेक होना चाहिए और ये वॉलंटरीली होना चाहिए। वजह ये है कि जो कुछ हम बोलते हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर क्या है, सबसे ईजीएस्ट काम क्या है, आप सोशल मीडियम के प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, आपके मुंह में जो कुछ आता है आप इल्ज़ाम लगा लेते हैं। अच्छा, अगर बायो में लगा देते हैं, फिर वो ये होता है अगर आपका साइबर की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, हम ही लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है, प्रेस फ्रीडम का रीट्वीट्स आर नॉट बहुत मजे का सब्जेक्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की प्रोटेस्ट हो सकती है, फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन की प्रोटेस्ट हो सकती है। यहाँ रेगुलेटरी की बात करें तो जैसे मुबारक भाई ने बात की कि उस पर भी कोई पॉलिटिकल बायसनेस भी आ जाती है, टिल्ट्स भी नज़र आ जाते हैं कि ये रेगुलेटरी किसी न किसी को फेवर कर रहा है। तो प्राइमरीली स्पीकिंग इट्स अ पार्टी टूल फॉर दैट मैटर, जो भी पावर में होते हैं। लेकिन इसमें फ्रीडम, अब मैं बड़ा कैंडिडेटली आपसे सवाल पूछूंगा, इन तीनों मीडियम्स की डिस्कशन हो रही है, सबसे ज़्यादा फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो के दे रही है? देखिए, मेरे ख्याल में जो डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम है ना, पहले तो आप उसको देखेंगे वो है क्या, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, एनीबडी कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये जो मामला है, ये देखें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया मेरा ख्याल है लीस्ट फॉर्मल फॉर्म है आपकी खबर या इंफॉर्मेशन की एक बंदे से दूसरे बंदे तक रसाई की, लिहाजा इसके ऊपर सबसे कम चेक एंड बैलेंसेस हैं। वो मीडिया है जहां पर, या वो मीडियम है जहां पर अमेरिका का सदर, हु इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, उसका ट्विटर जो है वो सस्पेंड हो जाता है बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ फेक और डिसइंफॉर्मेशन। उसकी बुनियाद पर ट्रंप के साथ क्या हुआ, वो पूरी आप एपिसोड को देखें। तो वो जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दूसरे जो उसके मीडियम्स हैं, उनको आप कभी भी एक फॉर्मल मीडिया की ना तो कैटेगरी में ला सकते हैं, और क्योंकि इसमें हर वो शख्स जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर वो शख्स जो अपने एक ईमेल के थ्रू या एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उस पर रजिस्टर। वेलकम बैक टू ग्राउंड जीरो, मेरा नाम है केवान हामिद, स्पीकिंग अबाउट वर्ल्ड न्यूज़ डे एंड जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करने के तरीके होते हैं, उसको कंज्यूम करने के तरीके होते हैं, एक्सेस करने के तरीके होते हैं, तो उसके अंदर किस तरह इंटरैक्ट किया जाता है, क्योंकि अब दौर भी इंटरैक्शन का है, मैक्सिमम इंटरैक्टिविटी, मैक्सिमम इंगेजमेंट, मैक्सिमम जो एक कीवर्ड जनरेट करके ट्रैफिक जनरेट की जाती है, जिसके बेसिस पे पॉपुलर सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है, पॉपुलर नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। अब ट्रेंड पहले बनते हैं या फिर पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल गेम्स पहले खेली जाती हैं, ये एक सब्जेक्ट है जिसको मैं छेड़ना चाहूँगा। मुबारक साहब, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, अब मैंने जान के गेम्स का मेंशन किया क्योंकि आज के दिन के अंदर खेल का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब ट्रेंड पहले बना, लीक पहले हुई ऑडियो, और फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो गई। हमें ब्रॉडकास्ट मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे यही देखने को मिल रहा है कि एक अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल चुका है, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन होना शुरू हो गई है, न्यूज़ बुलेटिन्स पे उसी के हिसाब से साउंड बाइट्स एंड शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं, और वो एक लिहाज से देखा जाए तो क्या सोशल मीडिया सोर्स बना इस न्यूज़ का, या फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया ने सोशल मीडिया को फीड देना शुरू किया? ये हैंड इन हैंड रिलेशनशिप कैसे चले? देखिए, ये जो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मीडियम्स जो है, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहा है कि अब वो इसका ट्रेंड शुरू हो गया। इवन प्रिंट मीडिया में भी हम देखते हैं कि ये जो यूट्यूबर्स का जो कॉन्सेप्ट है और ये जो यूज़ करना शुरू होगा, और ये इवन डॉन जैसे अखबार में भी छपा हुआ है ये कि फ़लाँ यूट्यूबर के मुताबिक ये चीज़, मतलब है कि उसको बाकायदा सोर्सिंग के ज़रिए इसको लगाना। फिर ये जो ब्लॉगर का, यूट्यूबर का और टिकटॉकर
अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो नई टर्मिनोलॉजीज़ जो है, ये अब तमाम मीडियम्स में आपको मिलते हैं। और ये मेरे ख्याल में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया की कंटेंट जो है, वेदर वी एग्री और नॉट, समटाइम्स नहीं मैक्सिमम टाइम्स हमने देखा है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी के ऊपर रिलाई करती हैं, और ये उसी की बेसिस पे अपने जो आपकी ब्रॉडकास्ट मीडिया है वो अपने ख़बरें या उसका जो उस दिन का जो ट्रेंड होता है उसको वो फॉलो करते हैं। और मैक्सिमम टाइम पे हमने ये जो टेलीथॉन हमने देखा, ये जो इमरान खान ने जो अभी ये जो नया एक इंट्रोड्यूस कराया, फिर हमने देखा कि पेम्ब्रा ने जिस तरह क्लैंप डाउन किया टीवी चैनल्स के ऊपर, उनको बंद करवाया, लेकिन वही टीवी चैनल्स यूट्यूब के ऊपर जो है उनके जो वो थे वो बढ़ गए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ये एग्जिस्ट करती है और इसकी वाइटैलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। जहाँ तक न्यूज़ ट्रेंड या जो सेटिंग या एजेंडा सेटिंग जो है उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी है आपके सोशल मीडिया का। जो हम देखते हैं कि जो भी चीज़ पहले ये सोशल मीडिया पे रिलीज़ करते हैं, कहीं से किसी भी साइड से, पॉलिटिकल पार्टीज़, गवर्नमेंट, अपोजिशन, हमने देखा कि जो ऑडियो लीक्स सबसे पहले आए तो जो पिछला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था फवाद चौधरी, उन्होंने पहला ऑडियो लीक जो था उसको ट्वीट किया, और फिर उसके बाद जो है ना आपकी जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसने उसी ट्वीट्स को फॉलो करना है। और हम देखते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अच्छा उसमें सिर्फ एक चीज़ जो नज़र आ गई है कि जहाँ तक हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं कि अगर आपका वो ग्रीन टेक मिला हुआ है वो, तो आप ये कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि ये फेक आईडी नहीं है किसी का, मतलब बंदा अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। तो अब उससे थोड़ी सी तसल्ली हो गई है कि हाँ ये इसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। तो ये एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि ट्विटर ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो वो चीज़ को देखते तो अब ये जो ट्रेंड्स जो है ना सोशल मीडिया आपके ब्रॉडकास्ट मीडिया पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जो आज के जो ये लीक आ गया प्राइम मिनिस्टर हाउस का, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर और उसके पर्सनल सेक्रेटरी के दौरान, और उससे ट्रेंड शुरू हो गई, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई, फिर उसके बाद वही चीज़ें जो है तो वही फ्रॉम सोशल मीडिया टू ब्रॉडकास्ट मीडिया, और ब्रॉडकास्ट मीडिया का रिस्पांस फिर सोशल मीडिया के थ्रू। इमरान खान को हमने देखा कि वो रिस्पांस वही, तो ये एक साइक्लिकल है, मतलब है ये इस तरह है कि ये इंटरचेंजेबल मीडियम हो गई हैं कि ये फीडबैक जो आ रहा है, जो हम सिटीजन जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, तो वो जो फीडबैक जो है ना ट्रेडिशनल मीडिया में आपको थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन जो कि इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया जो है के प्लेटफॉर्म्स है उस पर आपको क्विक रिस्पांस आती है। तो उसी रिस्पांस को फिर टेलीविज़न चैनल जो है वो उसको क्विकली वहीं से लेते हैं और वहीं से वो ट्रेंड बनते हैं, और उसी ट्रेंड का जो है आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसका एक इन्फ्लुएंस मौजूद है। ये कितना एथिकल है ईसा साहब, और कितना मेरे ख्याल से इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ नाजायज़ इस्तेमाल ले रही हैं इसका, या फिर जायज़ इस्तेमाल ले रही हैं। नॉट टू लॉन्ग अगो पीटीआई के हवाले से कहा जाता था कि दिस इज़ जस्ट अ सोशल मीडिया ड्रिवन पार्टी, ये तनकीद के ज़ुमरे में कहा जाता था। अब उनकी पावर के ज़ुमरे में डाला जाता है कि दिस इज़ देयर एडवांटेज, कि सोशल मीडिया पावर के बेसिस पे इट इज़ कम आउट एज द बिगेस्ट पार्टी, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी। नंबर दिखाए जा सकते हैं, उनके डिजिट्स दिखाए जा सकते हैं, उनके स्टैट्स दिखाए जा सकते हैं, उनकी व्यूअरशिप दिखाई जा सकती है, इंगेजबिलिटी, ट्रैफिक एंड ऑल दोज नंबर्स रेटिंग को रिप्लेस करना शुरू हो गए। तो ये ब्रॉडकास्ट मीडिया की मार्केट को भी ऑब्वियसली इफेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिहाज से बंदा कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि डिजिटल मीडिया इज़ आउट टू किल ब्रॉडकास्ट मीडिया फॉर दैट मैटर। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि प्रिंट मीडिया को तो हमने एग्जॉनरेट कर लिया कि ये इससे नहीं इफेक्ट होता इतना ज़्यादा, लेकिन क्या ब्रॉडकास्ट मीडिया इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे रेटिंग को रिप्लेस करते हुए द सोशल मीडिया ट्रैफिक नंबर्स जब सामने आ गई, तो ब्रॉडकास्ट मीडिया की मार्केट ऐसे ऐसे डिजिटल की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो ये तो हम डिपेंड करते हैं मार्केटिंग पे। सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खुद अपने हाथ पांव काट कर उनको दे दिए ना। आप देखें, मैं बड़ा यानी कि हैरान हुआ मुझे जब आपके प्रोड्यूसर ने कॉल की और उन्होंने कहा कि शो है उसमें आना है। मैंने कहा किस मौजू के ऊपर बात करेंगे, उसने मुझे मौजू बताया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यहाँ पर तो हमारे एंकर उठते हैं, वो उठ के दोपहर 3 बजे उसकी ज़िम्मेदारी होती है उनके एसोसिएट प्रोड्यूसर की या रिसर्चर की
कि जो टॉप 10 हैशटैग चले हैं वो ज़रा भिजवा दो, उस पर फ़लाँ बंदे ने क्या बात की है ज़रा वो भिजवा दो, उसकी बुनियाद पे आपके 7 से 11 बजे तक के टॉक शोज़ का कंटेंट डिटरमिन कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स, जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और उनका जो कंटेंट है या जो वो नैरेटिव सामने लेकर आते हैं वो हाईली पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिसाइज्ड होता है, वो बिल्कुल बाकायदा एक खास पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा होता है। मसला यहाँ पर ये आया है, और देखें, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, इस बात को तस्लीम करना चाहिए। हमारे बहुत सारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, या तो उनकी, और एक इंसान होने के नाते हो सकती है, या तो उनको सूट करती है, उनको अच्छी लगती है, उनको समझ आती है एक खास पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। किसी को तहरीक इंसाफ पसंद है, किसी को मुस्लिम लीग नवाज पसंद है, किसी को पीपल्स पार्टी पसंद है, किसी को मौलाना पसंद है, किसी को कोई और पसंद है। अब वो ऑथेंटिसिटी जो उनके ट्विटर हैंडल को या उनको उनके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बैकग्राउंड की या उनके प्रिंट मीडिया के बैकग्राउंड की वजह से मिली है, और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं। अब वो जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को पुश करते हैं, वो वाइड स्प्रेड हो जाता है, ट्रेंडिंग में आ जाता है। एंकर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, वो बैठकर अपने रिसर्चर को कहते हैं हाँ भाई क्या 10 ट्रेंड है, अच्छा इनमें से यार इन 3 के ऊपर बात कर लेते हैं, और इन 3 के ऊपर बात क्या करनी है, आपने तो उस बॉक्स से बाहर ही नहीं जाना, आपने 4 ट्वीट्स उधर की उठानी है, 4 उधर की उठानी है, उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन के इर्द गिर्द घूमता रहना। तारिक अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं चाहूंगा इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा वो भी बने। पेशावर में इस वक्त बैठे हुए सर, मुझे बताइए जो टेम्पटेशन है सोशल मीडिया की, एक सहाफ़ी के लिए कितनी बड़ी टेम्पटेशन है कि वो ट्रेंड्स को फॉलो करे, नंबर जनरेट करे और उसी से डिसाइफर करे कि उसने अच्छी सहाफ़त की है कि नहीं की है। तारिक साहब आपको आवाज़ आ रही है? बात ये होती है कि जो जर्नलिस्ट होता है उसने खबर देनी होती है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? जी बोलिए। आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, और मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे ये होता है कि एक जर्नलिस्ट ने खबर देनी होती है। अब खबर जो ना, जो उस जर्नलिस्ट की नज़र में जो खबर होती है उसी खबर की अहमियत होती है, और उस खबर पर वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कोई समझौता नहीं करता। अब जहाँ पे सोशल मीडिया की बात आती है, अब सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ जो ना वो खबर नहीं होती, बहुत सारे प्रोपेगेंडा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हकीकत नहीं होती। लेकिन सोशल मीडिया पे जब आप वो चीज़ें चली जाती हैं तो मासिस यही समझते हैं कि शायद ये हकीकत है, हालांकि वो हकीकत नहीं होती। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस जर्नलिस्ट के लिए भी है कि वो जर्नलिस्ट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करते हुए उसके पास जो हकीकी एक ख़बर होती है, उसी खबर को जो आप मीडिया पे देता है, तो फिर उसकी ज़रूरत ये होती है कि वो सोशल मीडिया पर भी जाके उसी खबर को दे दें। जब उस खबर को वो देता है तो वो एक तो ये होता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी जो ना वो ज़्यादा होती है, वो खबर मुस्तनद खबर होती है, क्योंकि जो एक रिपोर्टर काम करता है तो वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता, और ना जो ना वो डिसइंफॉर्मेशन का शिकार होता है, ना जो ना वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनता है, और उसकी नज़र में जो ना सिर्फ और सिर्फ सहाफ़त होती है। जहाँ पे जो ना कोई ख़बर सहाफ़त के म्यार से नीचे गिर जाती है और नीचे चली जाती है तो फिर वो ख़बर नहीं होती, फिर वो आपके हस्ब मंशा जो ना किसी पार्टी का मंशूर का हिस्सा हो सकती है, किसी पार्टी की ख्वाहिश का मजहर तो हो सकती है, लेकिन वो जो ना खबर नहीं होती। और जब खबर नहीं होती तो फिर उसके अंदर जो सदाकत होती है तो वो सदाकत भी यानी बिल्कुल बराए नाम होती है, या उसकी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर सदाकत होती नहीं है। तो जब सदाकत नहीं होती तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए जो इस वक्त जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा है कि जो चीज़ सिर्फ सोशल मीडिया पर होती है और सोशल मीडिया पे जो ना वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है, उसमें फिर मसला ये होता है कि जब तक आप सदाकत, जब तक आप असल खबर देते हैं, तो वो जो पश्तो में एक मुहावरा है जिसका वो है तर्जुमा मैं करना चाहूँगा कि जब सदाकत, जब सच पहुँचता है तो झूठ ने जो ना गाँव के गाँव तबाह कर दिए हुए होते हैं। तो यही सूरत हाल हमारे यहाँ पे आजकल सोशल मीडिया पर भी है कि सोशल मीडिया पे हर बंदा, एक तो ये कि वहाँ पे हर बंदा जो ना रिपोर्टर बना हुआ है, जिस बंदे के पास मोबाइल है, जिस बंदे के पास हैंड फ्री है और माइक है, बस वो लग जाते हैं और अपने आप को जो ना वो जर्नलिस्ट कहना शुरू कर जाता है। अब जर्नलिस्ट, एक जो मुस्तनिद जर्नलिस्ट होता है, उसको तो सहाफ़ती अखलाकियात का भी लिहाज करना होता है, उसने ख़बर के तमाम पहलुओं पर भी नज़र डालनी होती है, उसने फिर ख़बर को बैलेंस भी करना होता है, मुतवाज़न ख़बर भी उसने देनी होती है, फिर उसमें यह भी होता है कि उसका कोई पहलू जो ना वो तिश्ना ना रह जाए। लेकिन सोशल मीडिया इन तमाम सहाफ़ती अखलाकियात और उसूल जो होते हैं बुनियादी,
उसका पाबंद होता नहीं है। ताहिर साहब, आपने उसमें तो वो अखलाकियात की बात की, चीज़ें सदाकत आती की हैं, बात जो की, जिसके मुंह में असूलों की जो बात की आया। और सच्चाई की बात की। ये 4 की वर्ड्स मैं निकालूंगा आपकी इस गुफ्तगू के अंदर से। ये चारों जो चीज़ें हैं, मुझे बताएं, आज का कंज्यूमर अगर आप देखें, आज की मैसेज आवाम को देखें जो ख़बरें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंज्यूम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सेस कर रहे हैं, उनके लिए ये अल्फाज कितने ज़रूरी हैं? क्योंकि एक सहाफ़ी ये भी तो चाहता है कि उसकी जो भी खबर है वो सच पे मबनी हो बेशक, और वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेस करें, उसके साथ इंटरेक्ट करें, फीडबैक भी उसको मिले। ये भी ऑब्वियसली एक टारगेट तो होता है एक सहाफ़ी का। लेकिन ये चीज़ें आज की जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम जो है, जो कंज्यूमर है, वो कितना इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती है, कितनी मार्केटेबल चीज़ें हैं फॉर दैट मैटर? क्या लोग इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो जिस तरह एक ज़माने में कहा जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो सेंसेशनलिज्म है, जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करेगा, वही चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्या उस तरफ रुझान जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको? देखिए कैवान साहब, इसमें जो है यकीनन जो आप बात करना चाह रहे हैं ना, इसमें इस वक्त हमारा एक तो मसला ये था कि जब से जो है कमर्शलिज्म दर आई है सहाफ़त के अंदर, तो उसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा ज़रब पड़ी है। अब वो जो ना बहुत बाज़ औक़ात मजबूरियाँ होती हैं कि आप जो ना उस पर जो ना प्रोफेशनलिज्म पे जो ना वो कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कारोबारी मजबूरियाँ होती हैं। उन कारोबारी मजबूरियों के नतीजे में जो ना फिर जाके अपने खबर पे कंप्रोमाइज़ करना होता है। दूसरा जो ना हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस तरह खाने की चीज़ों में हमारी आदत बिगड़ती जा रही है और हमें घर की बजाय जो ना बाज़ार की चटखारेदार चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उसी तरह खबर के मामले में भी यही हुआ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं और हमारे रीडर्स जो हैं, जो हमारे जो क़ारीन हैं और हमारे जो सामीन हैं और हमारे जो नाज़रीन हैं, ये तीनों जना इनकी आदतें बिगड़ गई हैं। अब खबर उसी को समझते हैं जिसके अंदर सनसनी हो, खबर उसी को समझा जाता है कि जिसमें जो ना किसी की किरदार कुशी हो, उसी को खबर समझा जाता है कि जिसमें जो ना झूठ का मलम्मा बहुत ज़्यादा नुमाया हो। अब ये तमाम चीज़ें हमारे मिन हैसिल कौम में बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर भी जो ना ये चीज़ें आ गई हैं कि हमने खबर की सदाकत की बजाय हमने सनसनी पे जाना है, हमने किरदार कुशी पे जाना है, हमने ये सोचना है कि जी फ़लाँ सियासतदान का जो ना उसकी कितनी किरदार कुशी हो रही है, उसको कितना जो ना बड़ा चोर साबित किया जा रहा है, उसको कितना बड़ा फ्रॉडिया साबित किया जा रहा है। अब ये तमाम चीज़ें जो ना ये आ गई हमारे सहाफ़त के अंदर भी, और उसमें जो ना फिर सहाफ़त को के तमाम मेयार को और सहाफ़त के तमाम उसूलों को और सहाफ़त के अखलाकियात को पूरा करते हुए और उनको मद्देनज़र रखते हुए जब आप कोई ख़बर देते हैं, तो वो ख़बर जो ना आपके रीडर के पास जब जाती है या आपके व्यूवर्स के पास जब जाती है, तो वो तो समझते हैं कि इसके अंदर तो कोई मसाइल ही नहीं है। अब ये तो जो ना बिल्कुल आम सी खबर है, इसके अंदर तो कोई चटखारेदार चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पर भी जो ना हमारे व्यूवर्स हैं, और इसमें जो ना मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इन तमाम चीज़ों को उबारा है। वो जो आपने बात की ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हमने बिकने के लिए वो तमाम चीज़ें, हमने असल खबर को छोड़ के उस खबर के वो जो ज़ेली हिस्से होते हैं, हम उसमें उलझ गए हैं। उसमें से जो ना खबर निकाल रहे हैं, और हमने जो ना किसी ने सर गुजारने की कोशिश की तो हम उसको जो ना खबर बना के पेश कर रहे हैं। जी किसी पॉलिटिशियन ने जो ना अगर अच्छा सूट पहन लिया, हमने उसको खबर बना लिया। अगर किसी खातून उसमें सियासतदान ने कोई अच्छा कीमती बैग उसके हाथ में है, तो हमने उसी को खबर बना लिया, और असल खबर जो ना हमसे रह गई है। अब इसमें क्या है, इसमें मसला ये है कि हमने जो ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो हमने हमारे रेटिंग का भी होता है, हमने देखना होता है कि जी कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन सी चीज़ नहीं बिक रही है। तो उसमें इसी किस्म की जो चटखारेदार चीज़ें होती हैं वो बिकने वाली होती हैं। अब आप देख लें कि जिस वो प्रोग्राम के जिसमें जो ना आप किसी की किरदार कुशी करें, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, जिसमें जो ना आप मुबाजरा करें, वो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा बिकता है, उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा आती है। तो ये भी हमारा जो ना एक मसला है, और उसमें ये मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि हम इसमें जो ना जर्नलिस्ट या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बरी ज़िम्मा है, ये उनकी जिम्मेदारी है, और ये उनकी वजह से जो ना ये एक ट्रेंड हमारे जो व्यूवर्स हैं और हमारे रीडर्स उनके दरमियान पैदा हो गया है। और अब वो इसके इतने आदी हो गए हैं कि आप तो सोशल मीडिया पर भी देख लें, आप सोशल मीडिया पर भी जो ना जो आप देखते हैं खबर कोई नहीं होती है, लेकिन जो उसका टीज़र होता है, जो उसकी वो हेडलाइंस होती है, वो इतनी सनसनीखेज होती है
कि बंदा मजबूर होता है कि यार मैं ये पूरा प्रोग्राम देख लूँ, मैं ये खबर देख लूँ कि इसके अंदर है क्या, और जब आप प्रोग्राम देख लें तो अंदर जो है कुछ नहीं निकलता। ठीक वो है। कहते नहीं कि खोदा पहाड़ निकला। तार साहब बहुत बहुत वो शुक्रिया, वाला आपने मामला बहुत वैल्यूबल एडिशन की प्रोग्राम के अंदर, इनफैक्ट क्वाइट एन एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन ओवर हियर। इसके अंदर काफ़ी सर रियलिटी सामने आ गई। मुबारक साहब, अब सिंस प्रोग्राम में आखिरी चंद लम्हात रह गए, एक सहाफ़ी होने के नाते और आपका ऑब्वियसली एक इदारे से भी आपका एक ताल्लुक है, हमारी जिम्मेदारी इस लिहाज से बनती की है। मैंने अपने जर्नलिज्म की पढ़ाई के अंदर एक काफ़ी थियरीज पढ़ी थी जर्नलिज्म की। मेरी एक बड़ी फेवरेट थियरी होती थी कल्टिवेशन थियरी। वो मेरी इसलिए फेवरेट होती थी कि वहाँ जाके वी हैड दैट नॉलेज एंड दैट स्किल सेट एंड वी कुड अप्लाई दैट टू कल्टिवेट अ माइंड सेट ऑफ द व्यूअर और द कंज्यूमर और द रीडर फॉर दैट मैटर। सहाफ़ी होने के नाते आपको बड़ी एम्पावरमेंट फील होती है। मैं अपने अल्फाज के ज़रिए और अपनी स्किल सेट के ज़रिए एक माइंड सेट कल्टिवेट कर सकता हूँ, उसकी कास्ट कर सकता हूँ ताकि वो मुख्तलिफ सोचना शुरू करे। अभी ये जो डिपेंडेंसी है व्यूअर पे, कंज्यूमर पे, कि फास्ट फूड के साथ जैसे उन्होंने मिलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फास्ट बिट्स, फास्ट इन्फॉर्मेशन, फास्ट फैक्ट्स आए और सनसनीखेज मसालेदार चीज़ें आए तो वो चलती भी हैं, वो ज़्यादा स्प्रेड भी होती हैं एवरीथिंग। वो एक टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हॉन्ट कर रही है। हमारी अपनी इधर जिम्मेदारी क्या, हमें क्या कुर्बानी देने की ज़रूरत है इधर इन सारी टेम्पटेशन को साइड पर रखते हुए कि हम एक अच्छा पॉजिटिव नेशनल इंटरेस्ट में रहते हुए एक कल्टिवेट करें माइंडसेट। देखिए ये इट्स नॉट दैट सिंपल कि इसको इस आसानी से कर दिया जाए। इसके मल्टीपल फैसेट्स है। इस आपके जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला इशू जो है वो आपका एडवर्टाइजिंग है। रेवेन्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका पूरा एजेंडा सेटिंग होती है और आपके डायरेक्शंस मिल जाते हैं कि आपने कौन से आपके लिए डूज एंड डोंट्स है, वो कहाँ आप कच कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे पूरी मीडिया में पोलराइजेशन हो गया। अब तो स्कूल जाते हुए बच्चे भी आपको कहते हैं कि फ़लाँ चैनल किस पार्टी का है, फ़लाँ चैनल किस पार्टी का। तो उसके बाद आप किस क्रेडिबिलिटी और किस जर्नलिज्म की बात करते हैं कि स्कूल जाते हुए बच्चे भी आपको बता सकते हैं कि चैनल्स। तो ये एक इशू है कि आपका एडवर्टाइजिंग डिपेंडेंसी जो है जिसकी वजह से आपका एडिटोरियल कंटेंट कंप्रोमाइज़ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और उसकी एक कॉस्ट है, एक टीवी चैनल चलाने की एक कॉस्ट है, उस कॉस्ट के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए। अब वो रेवेन्यू जो है किस तरह लेना है, किस तरह हासिल करना है, क्या आपने गवर्नमेंट से लेना है, गवर्नमेंट से लेना है तो जाहिर है आपने कंप्रोमाइज करना है अपने। तो अल्टीमेटली जो हम जर्नलिस्ट को ब्लेम करते हैं, जर्नलिस्ट के उस पर इतना ब्लेमिंग नहीं होती। जर्नलिस्ट तो कोशिश करता है कि अपने स्किन को, लेकिन जर्नलिस्ट भी अब हुआ ये है कि वो पार्ट एंड पार्सल या इस गेम का हिस्सा बन गया जिसको हम एंकर्स कहते हैं। अब ये एंकर जो है वो उस मालिक का एजेंडा लेके आगे चलता है या चलती हैं, उसने भी वही करना क्योंकि उसने रेवेन्यू लेकर आना है। और अगर वो रेवेन्यू लेकर आएंगे तो जाहिर है फिर आपको टिल्ट नजर आएगा, चाहे वो किसी कमर्शियल इंटरेस्ट के टिल्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल टिल्ट है, ये आपको नजर आएगा। ये एक पॉइंट। मेरा सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक जर्नलिस्ट के लिए क्या जरूरी है। जर्नलिस्ट के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट को अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, इनोवेशन से अपने आप को अपडेट करे, उसके हिसाब से अपने आप को ठीक करे कि एज ए इंडिविजुअल कि मुबारक एज ए इंडिविजुअल, एज ए जर्नलिस्ट जो है वो उसकी जो रिकग्निशन है, क्रेडिबिलिटी है, वो एट स्टेक ना रहे। बाकी जो मीडियम है वो तो चेंज होते रहेंगे और उनकी चीज़ें वक्त के साथ मजीद भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे, लेकिन जर्नलिस्ट को अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको समहाउ चेंजिंग मीडियम में भी मेंटेन रखना चाहिए। सही हो गया। ईसा नकवी साहब क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं आपको वैसे एक चीज़ थोड़ा सा मैं पार्शली कुछ जो गुफ्तगू हुई है उससे थोड़ा सा डिसएग्री कर लूँ कि ये कहना ना कि हम पहले बहुत अच्छे होते थे और अब हम ऐसे हो गए हैं, पहले ऐसा हुआ करता था, हम कहाँ जा रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लीशेड किस्म की बात है। देखें, जो मीडिया है उसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं वो एक कलेक्टिव रिफ्लेक्शन है आपकी सोसाइटी की। अगर 70-80 की दिहाई में, 60 की दिहाई में होटलों के ऊपर लिखा होता था सियासी और मजहबी गुफ्तगू से परहेज करें, इसका मतलब है वहाँ पर होती थी। ये जो लोड शेडिंग होती थी या वो वक्त जब बिजली हुआ ही नहीं करती थी तो शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक नींद से पहले तक जो थड़े पर बैठ के मोहल्ले गली मोहल्ले में गुफ्तगू होती थी वो यही होती थी। अब उनको मीडियम मिल गया। फर्क सिर्फ ये आया कि अब हर बंदे के पास वो जो गुफ्तगू वो होटल के प्रेमिसेस में बैठकर करता था या वो किसी गली मोहल्ले में किसी चौक पर बैठकर करता था, अब वो बैठकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर करता है जहां पर उसको उन 6-8 लोगों के बजाय 7-8 हज़ार लोग भी एक्सेस करके देख सकते हैं। ये जो है ना, ये सारी बात आप अगर इंडिया में इस वक्त देखें जो सोशल मीडिया है वो हमारे से, जब आप उसका कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के साथ, हमें तो पाकिस्तान का लगता है कि बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज्ड है, उसमें सनसनी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर देता है। आप यकीन मानिए 10% भी नहीं है जो इंडिया का है।
यानी कि वो उनकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहां पर जब आप लोगों का रहन सहन, बोलचाल, देखना, मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ बात करने का अंदाज देखते हैं, उसको बेसिकली वो कैश यानी कि वहां से तो स्टार्ट होते हैं और उसके बाद उसके ऊपर बिल्ड ऑन करते हुए उस हद तक, उस नहज तक जाते हैं जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो अपने अपने तरीके से इसी मुआशरे का अक्कास है। उसमें काम करने वाले लोग भी इसी मुआशरे से निकल कर आए हैं, डिस्कोर्स भी वही है, इंटेलेक्ट का लेवल भी वही है, कहीं उससे बाहर नहीं है। बिल्कुल, ये जो कल्चर की रिफ्लेक्शन है, ये जो अक्कासी हो रही है हमारी अपनी आदतों की, अपनी कल्चर की, अपने ट्रेडिशंस की, ये किस तरीके से हो रही है। और इसमें सबसे अहम सवाल यही है कि इसमें हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल रिप्रेजेंटेशन कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जब तक ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही और हमारी जो इमेज है ग्लोबल सतह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, तब तक ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर सहाफ़त के बहाने, सच के बहाने, सेंसेशनलिज्म के बहाने, रेटिंग्स के बहाने या फिर कमर्शलिज्म के बहाने हम कुछ भी बोल दें, बेशक उससे हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो, फिर मेरे ख्याल से ये बहाने काफ़ी नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हुआ चुनूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक ज़ेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, एंड पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे तारिक अफाक साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के अंदर एक वैल्यूबल डिस्कशन के लिए, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन थी। इसके अंदर हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा सियासत डिस्कस ना करें, लेकिन कि एक ऐसी डिस्कशन जिस हवाले से सोशल मीडिया पे भी, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी ज़्यादा डिस्कोर्स होने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। वंस अगेन, अगर आपने फीडबैक देना है तो सोशल मीडिया की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा, एंड सोशल मीडिया मच मोर एक्सेसिबल एंड इंस्टेंटली एक्सेसिबल। आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर खैबर न्यूज़ के लिए। अगले हफ्ते तक के लिए अपने मेज़बान केवान हामिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।